Okay, once again, good afternoon all of you. In the anatomy and the physiology portion, in the previous class we discussing about the urinary system. In this we completed with some additional organs regarding the urinary tract and the juxtamedullary apparatus, and the correlation is the maintenance of the fluid and electrolytes and the blood pressure by the kidney. ठीक है, तो उससे रिलेटेड हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर डिस्कशन किए. ठीक है, नेक्स्ट वन जो एंडिंग पोर्शन रहेगा यूरिनरी सिस्टम का, फिजियोलॉजी के पोर्शन से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे. ठीक है, तो फिजियोलॉजी के पोर्शन के अंदर मतलब एक्चुअली में जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है, ठीक है, तो यूरिनरी सिस्टम होता है, उसका जो मेन फंक्शन क्या रहता है, तो वो यूरिन का फॉर्मेशन करना और उसको यूरिन के फॉर्म के अंदर वेस्ट मटेरियल होता है वो बॉडी से बाहर निकालना. ठीक है, एज तो आज हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द यूरिन फॉर्मेशन. ठीक है, तो यूरिन फॉर्मेशन हेडिंग रहेगा एज अ प्रोसेस इन व्हिच द वेस्ट मटेरियल यूरिन इज प्रोड्यूस. ठीक है, मींस यूरिन फॉर्मेशन का मतलब रहेगा एक टाइप का एक जो प्रोसेस रहेगा, मतलब एक पूरा एक स्टेप बाय एक सिस्टमेटिक एक जो प्रोसेस रहेगा जिसके अंदर क्या रहेगा, इन विच मतलब जिसके अंदर द वेस्ट मटेरियल यूरिन इज प्रोड्यूस. ठीक है, और उसके अंदर क्या रहेगा कि वेस्ट मटेरियल जिसको हम यूरिन बोलते हैं मेडिकल टर्म के अंदर, तो वो उसका फॉर्मेशन होगा, वो रहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, द यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस. ठीक है, इट ऑकर इन द 3 स्टेप्स. ठीक है, और यूरिन फॉर्मेशन होने का जो स्टेप्स होंगे, मतलब कितने स्टेप्स के अंदर जो कौन कौन से इवेंट्स के अंदर वो उसका यूरिन का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, कितनी उसके अंदर प्रोसेस होगी, तो बेसिकली यूरिन फॉर्मेशन के लिए 3 प्रोसेस होती है, वो यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर होती है. ठीक है, फर्स्ट वन रहेगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब कि बहुत ही छोटे से छोटी चीज होती है, वो उसके अंदर से बहुत ही अच्छी तरीके से उसका फिल्ट्रेशन होता है, मतलब बहुत ही क्लियरली तरीके से. जो अल्ट्रा का मतलब होता है बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही क्लियरली तरीके से उसका फिल्ट्रेशन होगा. ठीक है, तो वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर इंक्लूडेड रहेगा. देन नेक्स्ट सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन. ठीक है, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का मतलब उसके अंदर हमको पहले से सेलेक्ट किया हुआ है कि जो नेफ्रॉन वाला जो पार्ट के अंदर है, ठीक है, तो अलग अलग पार्ट्स के अंदर मैंने बताया था कि अलग अलग पार्ट्स के अंदर जो सेलेक्ट किए हुए जो कुछ चीजें होती है, मतलब कुछ जो सब्सटेंस होता है उनका वापस रीएब्जॉर्ब किया जाता है. एज ए एग्जांपल जैसे कि ब्लड होता है, वो यहाँ से फिल्टर होके आ गया. ठीक है, फिल्टर होने के बाद में आ गया, तो हर एक जगह के ऊपर हमने कुछ सेलेक्टेड जो चीजें होती है जिसको हमको जरूरत होती है, वो सेलेक्टेड चीजों का वापस रीएब्जॉर्प्शन भी पर्टिकुलर जगह के ऊपर फिक्स किया हुआ है. ठीक है, बात तो प्रीवियस क्लासेस के आपको याद कीजिए जिसके अंदर मैंने बताया था कि ये जो वाला जो पार्ट होता है इसके अंदर 65% दो सोडियम, ठीक है, और जो अदर जो मिनरल्स वगैरह होते हैं उनका रीएब्जॉर्प्शन किया जाता है. ठीक है, इसके अलावा लूप ऑफ हैंडलिंग ओनली फॉर वाटर और जो फ्लोराइड होता है उसका रीएब्जॉर्प्शन किया जाता है. ठीक है, देन नेक्स्ट जो डीसीबी वाला पार्ट है वहां पे क्लोरीन और जो वाटर होता है, ठीक है, और जो अदर जो मिनरल्स होते हैं उनका रीएब्जॉर्प्शन किया जाता है. ठीक है, तो पर्टिकुलर साइट के ऊपर सेलेक्टिव मतलब हमको जो ऐसा सेलेक्ट किया हुआ चीजें होती है, पर्टिकुलर जो चीजें होती है उनका उसी जगह के ऊपर रीएब्जॉर्प्शन होगा. जैसे कि सोडियम रहेगा या फिर जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज मैंने बताया था 100% उसका जो रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, पीसीटी वाली जगह के ऊपर. ठीक है, अभी आप मानो कि ग्लूकोज यदि ऐसा माना जाता है कि लूप ऑफ हैंडलिंग के द्वारा ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन हो, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी जो साइट है मतलब पर्टिकुलर उसके अंदर साइट दी हुई है, उस साइट के अंदर जो सेलेक्ट किए हुए जो चीजें पार्टिकल्स होते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं, उनका वापस रीएब्जॉर्ब मतलब जो यूरिन के अंदर जा रहे होते हैं तो उनको वापस ब्लड के अंदर लाना. ठीक है, तो वो प्रोसेस इसके अंदर यूरिन के फॉर्मेशन के अंदर इंक्लूडेड रहता है. ठीक है, तो उसको सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन के नाम से जाना जाएगा. ठीक है, द नेक्स्ट वन रहेगा द ट्यूबुलर सिक्रेशन. ठीक है, द ट्यूबुलर सिक्रेशन का मतलब रहेगा कि नेफ्रॉन का जो ये ट्यूब के जैसा जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो इस ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर के बाद में
लास्ट जो मैं जो प्रोडक्ट बचता है उसके अंदर बहुत सारे जो ऐसा वेस्ट होते हैं, ठीक है। एज एग्जांपल यूरिन रहेगा, यूरिक एसिड रहेगा, ठीक है, क्रिएटिनिन रहेगा, नाइट्रोजनस सब्सटेंस वगैरह रहेगा, कीटोन बॉडीज रहेगा एंड यूरिया वगैरह रहेगा, ठीक है। तो ये सब जो चीजें होती है वो लास्ट के अंदर जो ट्यूबल वाला जो पार्ट होता है उसका जो एंड पार्ट होता है, ठीक है, नेफ्रॉन का जो एंड वाला जो पार्ट, ये जो कलेक्टिव डक्ट होता है। तो इस कलेक्टिव डक्ट के अंदर जो भी जो सीक्रेशन आता है, ठीक है, मतलब जो भी जो वेस्ट मटेरियल बनता है, ठीक है, जिसको हम यूरिन बोलते हैं, और उस यूरिन के अंदर बहुत सारे जो मटेरियल मतलब बहुत सारी जो चीजें उसके अंदर जो फिल्टर होके आती है, ठीक है, लास्ट के अंदर, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, तो ट्यूब्यूलर सिक्रेशन। सिक्रेशन का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट का बनना या फिर उसका जो प्रोडक्शन होना, ठीक है, और वो कहाँ पे हो रहा है, ट्यूब्यूलर, मतलब जो नेफ्रॉन का जो ट्यूब जैसा जो स्ट्रक्चर होता है, तो उसके अंदर कोई भी वेस्ट मटेरियल होता है, उसका जो प्रोडक्शन होता है, कोई भी सब्सटेंस उसके अंदर बनता है, ठीक है। इसके अंदर क्या बनेगा, यूरिन, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, द ट्यूब्यूलर सिक्रेशन, ठीक है। ओके, तो दिस ऑल अबाउट द 3 स्टेप्स इन विच द यूरिन इज बीइंग फॉर्म, ठीक है, मतलब इस प्रोसेस के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन रहेगा। पहले फिल्ट्रेशन होगा, फिर आपको फिल्ट्रेशन होने के बाद में बाई चांस कोई ऐसे सब्सटेंस हमको जरूरत होते हैं और वो यूरिन के अंदर आ गए, तो उनको वापस सेलेक्टिवली उनको रीअब्सॉर्ब किया जाएगा। रीअब्सॉर्ब करने के बाद में लास्ट में जो मटेरियल जो यूरिन के अंदर जो वेस्ट मटेरियल के फॉर्म के अंदर आते हैं, तब वो ट्यूबुलर के अंदर सिक्रेशन रहते हैं, तो वो हम ट्यूबुलर सिक्रेशन के अंदर इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। ओके, इन द डिटेल डिस्कसिंग अबाउट द फिल्ट्रेशन, ठीक है, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या फिर जो फिल्ट्रेशन इज सेम, ठीक है। तो पहले हम फिल्ट्रेशन से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे कि फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अगर लोकल लैंग्वेज के अंदर माना जाए, लोकल लैंग्वेज के अंदर ऐसा देखा जाए कि कोई भी ऐसा जो सॉल्यूशन वगैरह होता है, ठीक है, या फिर जो बहुत सारी चीजों का एक कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि दाल, बहुत सारी दाल है, ठीक है, तो उस दाल के अंदर बहुत सारी चीजें उसके अंदर मिक्स है, या फिर एक एग्जांपल आप ले लीजिए पानी, ठीक है, तो पानी के अंदर आपने धूल मिट्टी वगैरह डाल दी, ठीक है, और उसके अंदर और भी चीजें उसके अंदर डाल दी, तो आपको वापस उसको फिल्टर करना है। तो उसके अंदर से जो फिल्टर का मतलब होगा कि उसके अंदर जो मिक्स हुआ है, ठीक है, मतलब बहुत सारी चीजें जो उसके अंदर जो मिक्स होती है उनको क्या करना, रिमूव करना, ठीक है, उनको सेपरेट करना, मतलब थोड़ा अलग करना, ठीक है, उनको वापस जैसा नॉर्मल प्यूरिफाई उसके अंदर करना, ठीक है। तो वो प्रोसेस कहलाएगा द फिल्ट्रेशन, ठीक है। और इस यूरिन फॉर्मेशन के अंदर जो फिल्ट्रेशन होता है वो बहुत ही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, मतलब जो बारीक से बारीक, छोटी से छोटी चीज होती है उसका फिल्ट्रेशन होगा, उसका सेपरेशन उसके अंदर हो सकता है। क्योंकि आप उसको प्रीवियस क्लासेस के अंदर आप देखिए कि जो ये ग्लोमेरुलस अपार्टस होता है, इसकी ओपनिंग कितनी होती है, 0.07 से लेकर 0.06 माइक्रोमीटर, ठीक है, मतलब बहुत ही छोटे से छोटा उसके अंदर पार्टिकल्स होगा, वो उसके अंदर से फिल्टर होके आ सकता है, ठीक है। तो इसी की वजह से इसको हम बोलेंगे द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, मतलब जो बारीक से बारीक चीज होती है वो भी उसके अंदर फिल्टर होके आ सकती है, ठीक है। As a process of separating or the removing the particles in the urinary tract, the filtration take place through the semi-permeable membrane of the glomerulus apparatus, ठीक है। और यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होगा वो कहाँ पे होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले से बता दिया गया है कि जो एफरेंट जो ये आर्टरी होती है, तो एफरेंट आर्टरी के द्वारा जो किडनी के जो नेफ्रॉन वाला पार्ट होता है वहां पे ब्लड आता है, ठीक है। ब्लड आने के बाद में ये जो ग्लोमेरुलस अपार्टस है उसके अंदर जो स्मॉल वेसल्स का एक तो बना हुआ जो बंच होता है, मतलब एक जो पूरा जो छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स उनका जो एक पूरा नेटवर्क के जैसे वो कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो उनकी जो सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, मतलब उनकी जो पतली सी जो मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे उसके अंदर ओपनिंग होती है, और इसी ओपनिंग के अंदर से ब्लड होता है वो उसके अंदर फिल्टर होता है, और यदि जो छोटी जो वेस्ट मटेरियल होता है वो डायरेक्टली बाहर निकल जाती है, तो वो फिल्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है। As the blood flow by the afferent artery, जैसा कि मैंने बताया afferent artery से उसको ब्लड फिल्टर करने के लिए आएगा। Then next the metabolic waste to filtrate and also all substance in the blood, ठीक है।
और उसके अंदर सारे जो सब्सटेंस होंगे जो ब्लड के अंदर होता है वो उसके अंदर आते हैं, ठीक है। एज तो ब्लड के अंदर क्या क्या कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि प्रोटीन, मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स, metabolic waste of the nutrients and as a urea, ketone, creatinine and bile salt, enzymes, uric acid, ammonia, glucose and the medicine chemicals, ठीक है। तो ये सारे जो सब्सटेंस होते हैं वो हमारे ब्लड के मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। हमारा जो ब्लड का जो मिक्सचर रहता है तो उस मिक्सचर के अंदर ये सारे जो प्रोडक्ट होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे प्रोटीन रहते हैं, मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स उसके अंदर रहेंगे, ठीक है। मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब जो हमने खाना खाया है तो प्रोटीन का जो यूटिलाइज होता है तो प्रोटीन का वेस्ट मटेरियल यूरिया, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट का कीटोन बॉडीज, ठीक है। अलावा जो विटामिन का उसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल वगैरह बनेगा, ठीक है। फैट का वेस्ट मटेरियल यूरिक एसिड वगैरह बनेगा, ठीक है। तो जो न्यूट्रिएंट्स होता है जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये सबको जो वेस्ट मटेरियल बनेगा एज अ यूरिया, कीटोन बॉडीज, क्रिएटिनिन एंड द मिनरल्स, ठीक है, बाइल सॉल्ट, ठीक है। तो ये सब जो वेस्ट मटेरियल वो उनके अंदर जो ब्लड के अंदर मिक्स रहता है। इसके अलावा बाइल सॉल्ट, बहुत सारे जो एंजाइम्स, यूरिक एसिड, अमोनिया, ठीक है, ग्लूकोज और जो मेडिसिन वगैरह कोई पर्सन यदि लेता है, ठीक है, तो मेडिसिन यूटिलाइज जो यूज होने के बाद में जो मेडिकल जो मेडिसिन का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो भी हमारे बॉडी के अंदर जरूरत नहीं होता है, उसको भी हमको बाहर निकालने का जरूरत रहता है, ठीक है। तो ये ब्लड के इतने सारे मिक्सचर के अंदर जो हमको जरूरत है, ठीक है, जो छोटी से छोटी साइज का होगा और जो हमारी बॉडी के अंदर जरूरत नहीं है तो उसको वापस यूरिन के फॉर्म के अंदर बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो आगे आप बढ़ोगे तो यूरिन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट उसके अंदर रहते हैं, पहले आप देख लीजिए कि ये सारे जो प्रोडक्ट होता है वो ब्लड के अंदर रहते हैं, ठीक है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि फिल्टर होने के बाद में यूरिन के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट होते हैं कुछ प्रोडक्ट वो भी उनकी साइज भी बहुत छोटी होती है, तो उनका साइज यदि छोटा होता है तो इसके अंदर एक और सेटलमेंट है। क्या सेटलमेंट है कि उनका वापस सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कर दिया जाता है, ठीक है। तो गॉड के द्वारा ऐसा सेटलमेंट किया गया है कि इस फिल्ट्रेशन के अंदर से छोटी चीज होती है वो जो वेस्ट मटेरियल होता है तो वो उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। कुछ बड़ा पार्टिकल होगा तो उसके अंदर ओपनिंग इतनी बड़ी नहीं बनाई है भगवान ने, ठीक है, वो उसके अंदर छोटी सी ओपनिंग है, ठीक है। तो वो छोटे से छोटा पार्टिकल वो उसके अंदर से जा सकता है, बट बड़ा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो नहीं जा सकता, ठीक है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब ऐसा जो प्रॉब्लम रहती है कि कुछ हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है बट उसका साइज भी बहुत छोटा होता है, उस वेस्ट मटेरियल के जितना का जितना होता है, ठीक है। बट इसीलिए जो भगवान ने एक एडजस्टमेंट किया है कि जो वेस्ट मटेरियल जो हमारे लिए जरूरत होता है उनको तो बाहर निकालना है, बट कुछ इम्पोर्टेंट होता है उनका साइज भी बहुत ही छोटा होता है, तो उनके लिए क्या किया है कि उनको वापस यदि जो बाहर फिल्टर होके आ जाता है तो उनको वापस बॉडी के अंदर ले लिया जाता है, ठीक है। तो वो प्रोसेस रहेगा द सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो इसी के अंदर जो मिक्सर रहेगा जो ब्लड का, इसके अंदर ये सारे जो प्रोडक्ट उसके अंदर रहेंगे तो उन सबको फिल्टर होके जो मटेरियल जो छोटा होगा वो उसके अंदर से बाहर आ सकता है, ठीक है। तो ये रहेगा अबाउट द फिल्ट्रेशन। ओके, द नेक्स्ट वन जो फिल्ट्रेशन रिलेटेड हम डिस्कशन कर रहे थे, तो फिल्ट्रेशन as the filtration takes place by the pressure generated during this process, ठीक है। मीन्स जो नेफ्रॉन वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर जो ग्लोमेरुलस अपार्टस होता है तो वहां पे जो ब्लड आता है, ठीक है, जो ब्लड उसके अंदर फिल्टर होने के लिए जो ग्लोमेरुलस अपार्टस के अंदर जो ब्लड उसके अंदर फिल्टर होने के लिए आता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो ब्लड फिल्टर करने के लिए आएगा, ठीक है, तो उसके अंदर जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है तो उसके अंदर जो फिल्ट्रेशन के टाइम पीरियड के अंदर जो प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है, ब्लड का आना उसके अंदर जो फिल्ट्रेशन होने के बाद में जो प्रेशर बनता है तो इसी प्रेशर के द्वारा जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है वो उसके अंदर अराइज रहता है, ठीक है।
तो ये फॉलोइंग जो प्रेशर रहते हैं वो फिल्ट्रेशन के टाइम पे लगेंगे, मतलब फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होगा जहाँ पे एफरेंट आर्टरी के द्वारा ब्लड होता है वो उस ग्लोमेरुलस apparatus के अंदर फिल्ट्रेट होने के लिए आता है, ठीक है। अब उसके बाद में फिल्ट्रेशन होने के टाइम पीरियड के बहुत सारे जो प्रेशर होते हैं वो जनरेट होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं प्रेशर के कॉम्बिनेशन के द्वारा एट लास्ट के अंदर जो नेट फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है, मतलब जो एक्चुअल में जो यूरिन को बनाने के लिए कितना प्रेशर होता है वो जनरेट होता है, मतलब इतने प्रेशर के साथ में यूरिन होता है वो फ्लो करता है और यूरिन का प्रोडक्शन उसके अंदर रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखिए फर्स्ट जो प्रेशर रहेगा अबाउट द ग्लोमेरुलस कैपिलरी प्रेशर, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस कैपिलरी प्रेशर का मतलब ये रहेगा कि कितना जो ब्लड होता है वो उसके अंदर फिल्टर करने के लिए आता है, ठीक है। तो जितना उसके अंदर ब्लड का फिल्ट्रेशन करने के लिए आता है तो उसके अंदर तो ब्लड का उसके अंदर जो प्रेशर कितना होना चाहिए, द 55 mm ऑफ Hg, ठीक है, मतलब जो mm ऑफ Hg इसके अंदर प्रेशर को मापने का एक मेजरमेंट क्राइटेरिया होता है, ठीक है। जैसे कि हमारा ब्लड प्रेशर हम मापते हैं तो वो mm ऑफ Hg एंड उसके अंदर उसको मापते हैं, ठीक है। तो सेम एज इट इज इसके अंदर भी जो ब्लड प्रेशर रहेगा, मतलब जो एफरेंट आर्टरी के द्वारा फिल्टर होने के लिए जो ब्लड आता है तो उस ब्लड का जो प्रेशर कितना होगा 55 mm ऑफ Hg, ठीक है, जो टोटल ब्लड उसके अंदर फिल्टर करने के लिए आ रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट जो सेकंड जो प्रेशर रहेगा अबाउट द ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो वर्ड ऑस्मोटिक, ठीक है, इसके अंदर एक जो वर्ड आ रहा है ऑस्मोटिक, ठीक है, जो ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस होता है, ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि किसी भी सॉल्यूशन का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो जाना, ठीक है। तो इसके अंदर यह रहेगा कि उसके अंदर जो लोअर वाला जो पार्ट होगा उसके अंदर हायर कंसंट्रेशन वाले की तरफ जो फ्लो करेगा, ठीक है, मतलब जो हाई वाले पोर्शन से इसके अंदर जो लोअर वाले पोर्शन के अंदर जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर जो लगने वाला प्रेशर, मतलब इसके अंदर जो ब्लड आने के बाद में ब्लड होगा वो फिल्टर होके इस पार्ट बोमन कैप्सूल के अंदर आएगा फिल्टर होने के बाद में, ठीक है। तो फिल्टर जो पहले प्रेशर आएगा उसका प्रेशर रहेगा 55 mm ऑफ Hg, ठीक है। बट उसके बाद में ब्लड फिल्टर हो जाएगा, कितना ब्लड होता है वो उसके अंदर फिल्टर होता है। तो फिल्टर होने के बाद में ब्लड हायर कंसंट्रेशन, मतलब जो हाई लेवल अमाउंट रहेगा, जो वो उसके अंदर प्रेशर हाई होगा तो उसके अंदर ब्लड का अमाउंट भी हाई होगा। तो जो ब्लड होता है वो हाई से लो क्राइटेरिया के अंदर जाता है, मतलब फिल्टर होने के बाद में जो बाहर आने के लिए जो प्रेशर उसके अंदर बनता है, फिल्टर कितना उसके अंदर होता है ब्लड, ठीक है। तो वो फिल्टर होने का जो प्रेशर रहेगा वो उसके अंदर 30 mm ऑफ Hg रहता है, ठीक है। मतलब पहले ब्लड जितना आता है फिल्टर होने के लिए, ठीक है, उसका प्रेशर 55 mm ऑफ Hg होता है, ठीक है। बट इस कैपिलरी का जो नेटवर्क के अंदर जो फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, जो ब्लड होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, तो उसका जो प्रेशर होगा वो 30 mm ऑफ Hg होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट थर्ड जो प्रेशर रहेगा अबाउट द फिल्ट्रेट प्रोडक्ट प्रेशर, ठीक है, इन द बोमन कैप्सूल, ठीक है। और उसके बाद में ब्लड उसके अंदर आने के बाद में जो ब्लड फिल्टर होता है, तो फिल्टर होने के बाद में जो सीक्रेशन बनता है, जो यूरिन का जो पार्ट बनता है, मतलब जो वेस्ट मटेरियल उसके अंदर जो फिल्टर होके बाहर निकलता है उसके अंदर जो रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो उसका जो प्रेशर कितना होगा उसके अंदर 15 mm ऑफ Hg, ठीक है, मतलब जो पहले ब्लड आया, ठीक है, उसका प्रेशर इतना, फिर ब्लड फिल्टर होने के बाद में फिल्टर हो गया उसका प्रेशर इतना, ठीक है। फिर उसके बाद में फिल्टर होने के बाद में जो वेस्ट मटेरियल कितना बना वो उसका जो प्रेशर होगा वो 15 mm ऑफ Hg रहता है, ठीक है। तो ये उसके अंदर टोटल यूरिन को फॉर्मेशन करने के लिए इतना प्रेशर उसके अंदर लगता है, ठीक है। मैक्सिमम उसके अंदर ब्लड आता है वो 55 mm ऑफ Hg रहता है, ठीक है। फिर फिल्टर होने के बाद में जो ये प्रेशर होगा वो ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये रहेगा उसका जो फिल्ट्रेट हुआ जो प्रोडक्ट होता है, जो वेस्ट मटेरियल बना उसका प्रेशर इतना 15 mm ऑफ Hg रहता है, ठीक है। उसके बाद में रहेगा तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, ठीक है। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर का मतलब होगा कि एग्जैक्ट, मतलब जो नेट फिल्ट्रेशन रेट का मतलब होगा कि एग्जैक्ट यूरिन को फॉर्मेशन करने के लिए यहाँ पे यूरिन होता है वो कितने प्रेशर के अंदर उसका फॉर्मेशन होता है वो बनता है, ठीक है। तो एक्चुअल में जो ब्लड होता है उसके अंदर जो प्रेशर के अकॉर्डिंग हम देखें तो
नेट फिल्ट्रेशन रेट होगा वो उसके अंदर 10 mm ऑफ Hg के अंदर यूरिन का प्रेशर के साथ में उसका प्रोडक्शन होता है। तो उसके अंदर फ्लो रेट होगा तो यूरिन होगा वो 10 mm ऑफ Hg के प्रेशर के साथ में फ्लो करता है। ठीक है, अब वो कैसे हुआ तो वो डिटेल के अंदर हम जानेंगे। तो इसके अंदर आप देखिए कि टोटल ब्लड का जो फिल्ट्रेशन कितना हो रहा है 55, मतलब 55 mm ऑफ Hg द ब्लड उसके अंदर टोटल आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में उसके अंदर क्या प्रोसेस हुआ, फिल्ट्रेशन का, और जो वेस्ट मटेरियल उसके अंदर बना। ठीक है, तो वेस्ट मटेरियल और जो फिल्टर होने के बाद में जितना जो ब्लड बनता है उन दोनों को हम जोड़ लेते हैं क्योंकि वो फिल्ट्रेशन का पार्ट है। ठीक है, मतलब ब्लड फिल्टर करने के लिए आया कितना 55 mm ऑफ Hg। ठीक है, उसके बाद में जो उसकी ग्लोमेरुलस जो कैपिलरीज का जो नेटवर्क होता है उसके अंदर फिल्टर हुआ, वो ब्लड उसके अंदर कितना प्रेशर रहता है 30 mm ऑफ Hg, उसके अंदर वेस्ट मटेरियल इतना बना। तो इन दोनों को हमको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हुआ 45। ठीक है, तो 55 टोटल में से जो यूरिन बनने का जो प्रोसेस होता है 45 को इसके अंदर जो माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में जो यूरिन बनना चाहिए वो 10 mm ऑफ Hg के प्रेशर के साथ में बनता है। ठीक है, तो नेट फिल्ट्रेशन रेट होगा यूरिन के फॉर्मेशन का वो कितना होगा तो 10 mm ऑफ Hg। ठीक है, इट इज अ इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो 10 mm ऑफ Hg यूरिन का एग्जैक्ट फॉर्मेशन का प्रेशर उसके अंदर रहेगा। ठीक है, तो ये रहेगा अबाउट द फिल्ट्रेशन। और टोटल जो GFR रहेगा, ठीक है, मतलब फिल्ट्रेशन के लिए जो टोटल GFR, ठीक है, मतलब GFR का मतलब रहेगा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, मतलब जो ग्लोमेरुलस का मतलब रहेगा कि ये ग्लोमेरुलस अपार्टस होता है तो इसके अंदर जो फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो उसका जो रेट मतलब इतना कितने टाइम पीरियड का उसके अंदर क्राइटेरिया रहेगा कितना उसके अंदर फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो उसका जो फिक्स अमाउंट होता है उस फिक्स अमाउंट को हम रेट बोलते हैं। ठीक है, और किसका जो रेट रहेगा जो ग्लोमेरुलस अपार्टस होता है उसके अंदर जो फिल्ट्रेशन का फिक्स अमाउंट किसके अंदर कितना होता है। ठीक है, तो 125 ml पर मिनट। ठीक है, मतलब इसके अंदर इस ग्लोमेरुलस अपार्टस के अंदर 1 मिनट के अंदर 125 ml ब्लड होता है वो फिल्टर होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट इसको जो पर डे के हिसाब से यदि देखें, ठीक है, तो पर डे के हिसाब से 150 to 180 लीटर, मतलब 150 या फिर जो 180 लीटर जो ब्लड होता है वो उसके अंदर फिल्टर होता है। पर डे के हिसाब से 180 लीटर या 150 to 180 लीटर जो ब्लड होता है उसके अंदर फिल्टर होता है। ठीक है, और उसके अंदर से इसका 180 लीटर का पर डे के हिसाब से 1%, ठीक है, मतलब उसका 1% उसके अंदर जो 1500 ml तो यूरिन होता है वो उसके अंदर पर डे के हिसाब से बनता है। मतलब हमारे दिन जो एक दिन के हिसाब से कितना यूरिन होता है वो एक दिन के अंदर बनता है 1500 ml। ठीक है, उसको लीटर के अंदर हम देखें तो 1.5 लीटर 1.5 लीटर होता है वो यूरिन हमारे अंदर बनता है। ठीक है, और ब्लड कितना फिल्टर होता है 150 to 180 लीटर पर डे के हिसाब से उसके अंदर फिल्ट्रेशन रहता है। ठीक है, तो ये रहता है टोटल फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, उसको हम GFR द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट के नाम से जाना जाता है। ओके, द नेक्स्ट जो प्रोसेस रहेगा यूरिन फॉर्मेशन का अबाउट द सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का मतलब रहेगा, सेलेक्टिव का मतलब होता है कि हमको जो जरूरत है, ठीक है, मतलब जो सेलेक्ट किया हुआ है वही वापस रीएब्जॉर्प्शन करना है। ठीक है, तो वर्ड रीएब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि वापस जो फिर से वापस उसको लेना है। ठीक है, वापस उसको हमको यदि उसको जरूरत है तो वापस री का मतलब होगा वापस फिर से उसका एब्जॉर्प्शन मतलब उसका यूटिलाइजेशन करना। ठीक है, अभी यूटिलाइजेशन कैसा होगा वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप सोचिए कि इसके अंदर से जो ब्लड फिल्टर के लिए आया, ठीक है, ब्लड फिल्टर करने के लिए आया, तो जो मैंने बताया कि जो ग्लोमेरुलस अपार्टस है जहाँ पे जो ब्लड होता है वो फिल्टर होता है। ठीक है, तो उसके अंदर जो ओपनिंग होती है वो बहुत ही छोटी छोटी होती है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो वेस्ट मटेरियल होता है जो हमको ब्लड से बाहर निकलने के होते हैं तो उनका साइज होता है वो भी बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, और कुछ हमारे जो इम्पोर्टेंट जो प्रोडक्ट हमारे ब्लड के अंदर होते हैं तो उनका साइज होता है वो बड़ा होता है, तो वो उसके अंदर से नहीं आ सकते। ठीक है, बट कभी
होते हैं जो हमारे लिए नेसेसरी भी है, ठीक है, बट उनका साइज होता है वो भी छोटा होता है, तो वो उसके अंदर से इजीली फिल्टर होके बाहर आ जाते हैं, ठीक है, बट वो हमको यूरिन के अंदर बाहर जाने का नहीं देना है, ठीक है, उनका हमारा बॉडी के अंदर जरूरत रहता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हुआ प्रोसेस होगा कि सेलेक्टिव मतलब हमको जो जरूरत है उनका वापस रीएब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। अभी आप सोचिए कि यदि सबका रीएब्जॉर्प्शन होता, सेलेक्टिव नहीं होता, तो यूरिन के अंदर जो वेस्ट मटेरियल जा रहा है तो वो भी वापस आ जाता है, तो फिल्ट्रेशन का कुछ काम नहीं होता, ठीक है। इसीलिए सेलेक्टिव है क्योंकि हमको जो जरूरत है उसी को ही वापस रीएब्जॉर्प्शन करना है, जो जरूरत नहीं है उसको बाहर जाने देना है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है। इसको हम डिटेल के अंदर जानेंगे। As after the blood filtration, the 1% content flow to the Bowman capsule, ठीक है, मतलब ब्लड फिल्टर होने के बाद में तो 1% जो फ्लूइड होता है, मतलब जो 1% जो क्राइटेरिया वाला जो प्रोडक्ट बनता है जो यूरिन के नाम से जाना था, ठीक है, तो वो इस बॉमन कैप्सूल के अंदर आता है, ठीक है। बॉमन कैप्सूल के आने के बाद में जो ट्यूब वाला जो स्ट्रक्चर, ये जो ट्यूब वाला जो स्ट्रक्चर होता है जो नेफ्रॉन का, उसके अंदर आता है, ठीक है। अब उसके आसपास के अंदर ये जो है ये क्या है, ब्लड वेसल्स, ठीक है, मतलब जो खून की जो नसें होती है वो उसके नेफ्रॉन के आसपास के अंदर उसके अंदर प्रेजेंट रहती है, ठीक है। अब इनका काम क्या होगा अब वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर देखिए ये 1% जो फ्लूइड जो मटेरियल बना है वो आगे इस ट्यूबुल के अंदर यहाँ आएगा और यहाँ पे लास्ट के अंदर जो आएगा वो पार बॉडी से चला जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस इसके अंदर होता है, ठीक है। तो एज आफ्टर द ब्लड फिल्ट्रेशन, ब्लड के फिल्टर होने के बाद में 1% कंटेंट मतलब 1% जो वेस्ट मटेरियल कंटेंट होता है वो ब्लड के अंदर से निकलता है, ठीक है। दैट फ्लो टू द बॉमन कैप्सूल और वो नेफ्रॉन के बॉमन कैप्सूल के अंदर आता है, ठीक है। द नेक्स्ट एज मोस्ट ऑफ द नेसेसरी सब्सटेंस दे गॉट फिल्ट्रेट, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया था कि मोस्ट कॉमनली जो छोटे साइज के जो हमारे लिए जो नेसेसरी जो प्रोडक्ट होता है वो भी इसके अंदर से फिल्टर होके आ जाते हैं, ठीक है। तो उनका किया जाएगा दे अगेन टेक इट इनटू द ब्लड, ठीक है, मतलब उनको वापस अगेन बैक, ठीक है, मतलब फिर से वापस उनको ब्लड के अंदर ले लिया जाता है बाय द सराउंडिंग ब्लड वेसल्स, ठीक है, मतलब ये जो ट्यूबुल होता है इस ट्यूबुल के आसपास के अंदर ये जो ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है। तो इन ब्लड वेसल्स के द्वारा वापस वो वेस्ट मटेरियल उस ट्यूब वाले पार्ट का मतलब नेफ्रॉन के ट्यूब वाले पार्ट से उसके अंदर रीएब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो वो प्रोसेस कहलाएगा द सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन, ठीक है। Then next the absorption occur in the two types, ठीक है, मतलब absorption होता है वो दो प्रोसेस के अंदर, दो टाइप का absorption होता है वो इस प्रोसेस के अंदर होता है, ठीक है। तो दो टाइप का जो रीअब्जॉर्प्शन रहेगा एज एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड द पैसिव रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो एक्टिव और जो पैसिव टाइप का रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस उसके अंदर रहेगा, ठीक है। प्रोसेस इन विच द एनर्जी इज यूटिलाइज्ड, ठीक है। द एक्टिव टाइप का जो रीअब्जॉर्प्शन होगा जिसके अंदर किसी भी सब्सटेंस होता है उसको वापस रीअब्सॉर्ब करने के लिए यदि एनर्जी यदि जरूरत रहती है, ठीक है, मतलब जो ब्लड के अंदर से जो एनर्जी होती है, मतलब यदि कोई भी जो ऐसा कोई प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी सब्सटेंस उसको देना पड़ेगा और उसके बाद में रीअब्जॉर्प्शन होता है, मतलब हमारी जो एनर्जी यदि यूटिलाइज होती है रीअब्जॉर्प्शन करने के लिए तो उस टाइप का जो रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कहलाएगा अबाउट द एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस इन विच द एनर्जी इज यूटिलाइज्ड, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ हमारे अंदर केमिकल प्रोसेस होगा जिससे हमारी जो एनर्जी होती है वो उसके अंदर यूज होती है और उसके बाद जो प्रोडक्ट होता है उनका रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो उनको हम बोलेंगे एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। उसके अंदर आएगा द सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जो H+ जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, विटामिन सी, यूरिक एसिड एंड द सल्फेट, ठीक है। तो इन सब का रीअब्जॉर्प्शन करने के लिए हमको एनर्जी का यूटिलाइजेशन उसके अंदर होता है, तो वो कहलाएगा द एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है।
इसी का ये आप यदि ऑपोजिट करके देखें, इससे उल्टा करके देखें तो पैसिव रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, मतलब ऐसे प्रोडक्ट होता है जिनको वापस रीएब्जॉर्ब किया जाता है, बट उसके अंदर किसी भी टाइप का एनर्जी का यूटिलाइजेशन, मतलब एनर्जी का नीड उनके अंदर नहीं होता, तो उस टाइप का जो रीएब्जॉर्प्शन कहलाएगा वो पैसिव रीएब्जॉर्प्शन कहलाएगा, ठीक है। इसके अंदर द क्लोरीन, द यूरिया एंड द वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा, वो पैसिव टाइप ऑफ रीएब्जॉर्प्शन के अंदर इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। तो ये 2 टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन के अंदर इंक्लूडेड रहता है। ओके, द नेक्स्ट वन द रीएब्जॉर्प्शन साइड, ठीक है, मतलब जो रीएब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस होगा, तो रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस के लिए कौन कौन से पार्ट के अंदर, ठीक है, मतलब ये जो नेफ्रॉन का जो पार्ट होता है, ठीक है, तो इस नेफ्रॉन के पार्ट के अंदर ये जो पीसीबी वाला पार्ट, ठीक है, ये लूप ऑफ हैनले, ठीक है, देन नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट रहता है वो डीसीबी वाला पार्ट रहता है। तो इन तीनों पार्ट के अंदर तो अलग अलग जो कंटेंट होते हैं, ठीक है, जो यूरिन के अंदर जो प्रोडक्ट होते हैं उनको वापस हमारे जरूरत के अकॉर्डिंग उसके अंदर रीएब्जॉर्प्शन होता है वो किया जाता है, ठीक है, मतलब हमारे बॉडी के अंदर जितनी नॉर्मल जो नीड होती है तो उससे ज्यादा यदि रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, मतलब जो वेस्ट मटेरियल के अंदर फिल्टर हो जाता है तो उनको वापस जरूरत अकॉर्डिंग हमारे बॉडी के अंदर उसको वापस रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, नेसेसरी होता है उसको, ठीक है। तो पीसीबी वाला जो साइड रहेगा, मतलब जो पीसीबी में द प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड जो ट्यूब्यूल्स रहेगा इस वाले पार्ट के अंदर, तो इस वाले पार्ट के अंदर कौन कौन से जो प्रोडक्ट उसके अंदर रीएब्जॉर्ब हो सकते हैं, द सोडियम, Na का मतलब नेट्रियम, मतलब सोडियम रहेगा वो 65% उसके अंदर यूटिलाइज होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट SCO3 मतलब हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जो हाइड्रोकार्बन जो आयंस होते हैं, ठीक है, तो वो उसके अंदर 60% उसके अंदर जो रीएब्जॉर्प्शन उसके अंदर होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट ग्लूकोज और द अमाइनो एसिड, ठीक है, अमाइनो एसिड मतलब जो विटामिन का जो प्रोटीन का जो पार्ट बनाता है, ठीक है, प्रोटीन का जो पार्ट बनाएगा उसको हम अमाइनो एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो अमाइनो एसिड का ग्लूकोज और द अमाइनो एसिड 100% जो पार्ट रहेगा वो उसके अंदर रीएब्जॉर्प्शन उसके अंदर रहता है, ठीक है। देन नेक्स्ट लूप ऑफ हैनले, ठीक है, मतलब जो ये जो सेकंड जो पार्ट होता है लूप ऑफ हैनले, इस जगह के ऊपर वाटर का और जो क्लोरीन और जो फ्लोराइड, ठीक है, उसका जो 15 से 20% के अंदर उसका जो रीएब्जॉर्प्शन उसके अंदर होता है, ठीक है, मतलब जो 65% उसके अंदर जो रीएब्जॉर्प्शन हुआ पीसीबी के अंदर, ठीक है, 50% तक उसके अंदर रीएब्जॉर्प्शन होता है वो लूप ऑफ हैनले के अंदर होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इसके अंदर वाटर, क्लोरीन और फ्लोराइड का रीएब्जॉर्प्शन लूप ऑफ हैनले के अंदर होता है, ठीक है। इसके अलावा जो डीसीटी मतलब जो डिस्टल कॉन्वोलेटेड जो ट्यूब्यूल्स होता है उसके अंदर 20% का फिल्ट्रेशन उसके अंदर रहता है, ठीक है। तो 20% के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट वाला पार्ट रहेगा, कैल्शियम और जो फॉस्फेट होता है वो इस पीसीबी वाले पार्ट के अंदर, मतलब लास्ट वाला जो पार्ट होगा उसके अंदर जो कैल्शियम और जो फॉस्फेट वाला जो पार्ट होता है वो उसके अंदर यूटिलाइज मतलब जो रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो टोटली आप यदि देखें तो 5 and 5 10, ठीक है, एंड 6 1 7 8 9 10, ठीक है। तो ये 100% जो रीएब्जॉर्प्शन होता है वो इस क्राइटेरिया के बेसमेंट के ऊपर रहेगा, ठीक है। तो रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा वो अलग अलग साइड के अनुसार इस तरीके के प्रोसेस के अंदर होता है। ओके, द नेक्स्ट सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन के अंदर रहेगा द थ्रेशोल्ड मैकेनिज्म, ठीक है। तो इस रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस के अंदर रहेगा एक क्राइटेरिया रहेगा द थ्रेशोल्ड मैकेनिज्म, ठीक है। तो वर्ड थ्रेशोल्ड का मतलब रहेगा एक टाइप की कैपेसिटी, ठीक है, मतलब एक टाइप का जो रीएब्जॉर्प्शन होने का जो कैपेसिटी, ठीक है, मतलब जो रीएब्जॉर्प्शन होने का एक लेवल, ठीक है, मतलब इसके अंदर हाई किसका ज्यादा होता है, लो किसका होगा, मॉडरेट किसका होता है, या फिर जो नॉन मतलब जो किसी का जो रीएब्जॉर्प्शन होता ही नहीं, ठीक है। तो ये एक टाइप की कैपेसिटी होती है, ठीक है, मतलब जो थ्रेशोल्ड का मतलब रहेगा कि एक जो कैपेसिटी का जो क्राइटेरिया, ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन होने का, ठीक है, जैसे कि मेरा हाई रीएब्जॉर्प्शन होता है किसी का लो होता है, ठीक है। तो ये एक टाइप की जो एबिलिटी है जो कैपेबिलिटी मतलब कैपेसिटी होती है रीएब्जॉर्प्शन होने की, ठीक है। तो उस मैकेनिज्म हमको बोलेंगे द थ्रेशोल्ड
थ्रेशोल्ड मैकेनिज्म, ठीक है, मतलब क्राइटेरिया फॉर द कैपेसिटी ऑफ द रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो रीएब्जॉर्प्शन होने के जो कैपेसिटी का जो क्राइटेरिया बताता है उसको हम बोलेंगे द थ्रेशोल्ड मैकेनिज्म, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड मैकेनिज्म के अंदर फर्स्ट वन देखेंगे द हायर थ्रेशोल्ड, ठीक है। तो हायर थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कि ऐसे कौन से सब्सटेंस होंगे जिनके अंदर जो एब्जॉर्प्शन होने का कैपेसिटी होगा वो उसके अंदर हायर होता है, ठीक है। मतलब जो हाईली लेवल के अंदर मतलब जो ज्यादा से ज्यादा जो रीअब्जॉर्प्शन होने का कैपेसिटी उसके अंदर होता है, ठीक है। तो आपने उसके अंदर देखा था कि जो ग्लूकोज होता है और जो अमीनो एसिड और जो विटामिन होते हैं वो 100% उसके अंदर रीअब्जॉर्प्शन उसके अंदर होता है, ठीक है। तो वो क्राइटेरिया रहेगा हायर थ्रेशोल्ड के अंदर वो इंक्लूडेड रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा वाटर और जो सोडियम होता है वो भी आप इसके अंदर इंक्लूडेड कर सकते हैं, वो भी 65% उसके अंदर रीअब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा अमाउंट के अंदर जो उनका रीअब्जॉर्प्शन होता है तो वो हायर थ्रेशोल्ड के अंदर इंक्लूडेड रहेंगे। थ्रेशोल्ड का मतलब होगा कि कैपेसिटी क्राइटेरिया ऑफ द रीअब्जॉर्प्शन, उनकी जो कैपेसिटी बहुत ही हाई होती है वो रीअब्जॉर्प्शन होने की, ठीक है। तो उनको हायर थ्रेशोल्ड के अंदर इंक्लूडेड करते हैं, ठीक है। The next one the low threshold criteria, ठीक है। मतलब लो थ्रेशोल्ड का मतलब होगा कि जो उनकी जो कैपेसिटी मतलब उनका जो एब्जॉर्प्शन होने का जो क्राइटेरिया होगा वो बहुत ही थोड़ा लो होता है, ठीक है। ज्यादा अच्छी तरीके से वो रीअब्जॉर्ब नहीं होते, ठीक है। तो उसके अंदर यूरिया और यूरिक एसिड होती है, मतलब उनका रीअब्जॉर्प्शन होने का चांस होता है वो थोड़ा बहुत ही उसके अंदर रहता है, वो यूरिया और यूरिक एसिड उसके अंदर होते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट नॉन थ्रेशोल्ड, ठीक है। नॉन थ्रेशोल्ड का मतलब बहुत ही कम या फिर ना के बराबर, मतलब हो या तो होते ही नहीं है या तो होते बहुत ही कम, बाई चांस उसके अंदर ये एब्जॉर्प्शन होता है, तो वो रहेगा द सब्सटेंस क्रिएटिनिन, ठीक है। तो क्रिएटिन नाम का जो नाइट्रोजनस सब्सटेंस होता है बहुत ही डेंजरस हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल, तो उसका जो हमारे बॉडी के अंदर वो यूज वैसे ज्यादा होता नहीं है, ठीक है। तो वो उसका जो थ्रेशोल्ड मतलब जो नेसेसरी उसका जो रीअब्जॉर्प्शन होना उसके अंदर जरूरत नहीं होता, कैपेसिटी बहुत ही लो होती है, ठीक है। तो ये रहेगा अबाउट द सेलेक्टिंग द रीअब्जॉर्प्शन का जो सेकेंड प्रोसेस रहेगा अबाउट द यूरिनरी फॉर्मेशन के अंदर। ओके, द नेक्स्ट यूरिन फॉर्मेशन का जो थर्ड स्टेप रहेगा अबाउट द ट्यूबुलर सिक्रेशन, ठीक है। तो ट्यूबुलर सिक्रेशन का मतलब इस वर्ड से पता लग रहा है कि जो ट्यूब्यूल वाला जो पार्ट होता है मतलब लास्ट के अंदर जो सारा प्रोसेस रीअब्जॉर्प्शन, पहले क्या हुआ कि फिल्ट्रेशन हुआ, ठीक है। फिल्ट्रेशन होने के बाद में यदि फिल्टर के अंदर जो जरूरत की जो चीजें होती है वो उसके अंदर फिल्टर होगी यदि आ जाती है, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन की जो चीजें उसके अंदर फिल्टर होगी यदि आ जाती है तो उसके बाद में उसको वापस रीअब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। तो रीअब्जॉर्ब करने के बाद में जो लास्ट के अंदर जो सारा प्रोसेस होने के बाद में जो यूरिन के अंदर जो पूरा जो प्रोडक्ट यूरिन होता है वो बन जाता है, ठीक है। तो यूरिन के अंदर जो कौन कौन से जो ऐसे जो चीजें जो प्रोडक्ट होते हैं जो वो उसके अंदर जो यूरिन के फॉर्म के अंदर बॉडी से बाहर निकलने के लिए वो बनते हैं, ठीक है। मैंने ऐसे जो प्रोडक्ट होंगे जो वो एंड के अंदर जो उसके अंदर बचते हैं, ठीक है। तो वो रहेंगे द ट्यूबुलर सिक्रेशन के अंदर इंक्लूडेड रहता है कि जो लास्ट के अंदर ट्यूबुल वाले पार्ट के अंदर कौन सा प्रोडक्ट होता है वो बचता है, ठीक है। तो उस प्रोडक्ट के अंदर जो यूरिन का प्रोडक्शन उसके अंदर होता है तो उस यूरिन के अंदर कौन कौन से जो सब्सटेंस उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो वो रहेगा अबाउट द ट्यूबुलर सिक्रेशन। The at the end process after the reabsorption, the product reach to the collecting duct in the urine form, ठीक है। मतलब जो एंड प्रोडक्ट जो यूरिन के फॉर्म के अंदर कलेक्टिंग डक्ट के जो ट्यूबुल्स होते हैं ट्यूब के अंदर पहुंचते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर एक्सक्रीट आउट मतलब वो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर निकालने के लिए रहते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से रहते हैं, ठीक है। इसके अंदर अमोनिया रहेगा, H प्लस हाइड्रोजन जो आयंस रहेंगे, ड्रग मतलब केमिकल्स मतलब जो दवाई वगैरह ली है तो उसके जो केमिकल्स वगैरह रह सकते हैं, ठीक है। क्रिएटिनिन हो सकता है, बाई प्रोडक्ट हो सकता है और यूरिया और यूरिक एसिड रहेगा वो उसके अंदर कंटेंट रहेगा तो यूरिन के फॉर्म के अंदर उसको बाहर बॉडी से उसके अंदर निकाला जाएगा, ठीक है। तो ये रहेगा प्रोसेस ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन, फिल्ट्रेशन, द सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड द ट्यूबुलर सिक्रेशन।
ओके, देन नेक्स्ट यूरिन फॉर्मेशन के प्रोसेस के बाद में नेक्स्ट जो हेडिंग रहेगी द मिक्चुरेशन प्रोसेस। ठीक है, तो हम नेक्स्ट हेडिंग डिस्कशन करेंगे अबाउट द मिक्चुरेशन का प्रोसेस से रिलेटेड और डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो वर्ड मिक्चुरेशन का मतलब होता क्या है? ठीक है, तो प्रोसेस इन विच द यूरिन एक्सक्रीट आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, मतलब जो यूरिन का अभी तक हमने क्या पढ़ा, यूरिन फॉर्मेशन कैसा होता है। ठीक है, अभी हमने यूरिन का फॉर्मेशन कर दिया, अभी यूरिन को बाहर कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको बाहर निकालने के लिए एक जो प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर होता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, द मिक्चुरेशन। ठीक है, मिक्चुरेशन इट मीन्स अ प्रोसेस by which the urine, the waste material excreted out of the body, that is known as the micturition process। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले the stimulation by the pons part of the brain। ठीक है, जो ब्रेन का हमारा जो पार्ट होता है, ब्रेन के अंदर पॉन्स वाला एरिया होता है, तो उसके अंदर पहले स्टिमुलेट होता है, और स्टिमुलेट होने के बाद में जो ब्लैडर होता है, इस ब्लैडर के अंदर यूरिन होता है वो भरने लगता है। ठीक है, यूरिन के अंदर वो ब्लैडर के अंदर यूरिन होता है वो भरने लगता है, और ब्लैडर होता है वो उसके अंदर एनलार्ज, मतलब अपना जो साइज होता है वो उसके अंदर जो साइज होता है वो बढ़ा सकता है। ठीक है, तो वो स्टिमुलेशन तो पॉन्स वाला जो एरिया हमारे ब्रेन के अंदर होता है, उसके स्टिमुलेशन के द्वारा उसके अंदर भरना उसके अंदर स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होगा कि when the 600 ml the urge volume is in the bladder, और इसके अंदर भरते भरते जो यूरिन का अमाउंट होगा वो 600 ml इस ब्लैडर के अंदर हो गया। ठीक है, तो इस ब्लैडर के अंदर 600 ml वो जो उसके अंदर यूरिन भर गया, अभी हमको क्या फील होता है कि अब तो भाई हमको प्रेशर उसके अंदर बन गया है, अभी हमको यूरिन उसके अंदर बाहर निकालने का जरूरत है। बट इसके अंदर कैपेसिटी तो इतनी होती है, 1 लीटर तक उसके अंदर जो यूरिन होता है वो भर सकता है, बट हमको प्रेशर का फील होता है एट द 600 ml के अंदर। ठीक है, फिर उसके अंदर जो प्रेशर फील होगा, तो उसके बाद में जो स्टिमुलेशन जाएगा बाय ब्रेन थ्रू द स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर यहाँ पे जो नर्व्स वगैरह होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नर्व्स होती है जिनको स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है, ये स्पाइनल नर्व्स वाले पार्ट के अंदर ये वाला जो ब्लैडर होता है वो यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ब्लैडर यहाँ पे होता है, तो यहाँ की जो स्पाइनल नर्व्स होगी वो उसके अंदर ब्रेन को स्टिमुलेट देगी। ठीक है, ब्रेन को यहाँ से स्टिमुलेट जाएगा ब्रेन को। ठीक है, तो ब्रेन को स्टिमुलेट दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, जब उसके अंदर जो 600 ml से ज्यादा उसके अंदर यूरिन उसमें भरने लग जाता है, तब जाके जो स्पाइनल कॉर्ड जो नर्व्स होती है उनके द्वारा स्टिमुलेट किसको जाएगा, ब्रेन को जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ब्रेन क्या करेगा, द इंटरनल स्फिंक्टर ओपन एंड यूरिन फ्लो टू द यूरिथ्रा। ठीक है, और उसके बाद में जो यूरिथ्रा होगा तो उसके अंदर जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है। ठीक है, मतलब ये जो ब्लैडर का जो यूरिथ्रा के द्वारा जो एक इंटरनल स्फिंक्टर होता है, एक जो वॉल होता है, वो वॉल खुल जाएगा। ठीक है, तो वॉल इसके अंदर खुल जाएगा, तो थोड़ा बहुत जो यूरिन होता है वो इस यूरिथ्रा के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो यूरिथ्रा के अंदर थोड़ा बहुत उसके अंदर जो यूरिन होगा वो थोड़ा बहुत खाली हो जाएगा, तो ब्लैडर के अंदर अब थोड़ा बहुत यूरिन होता है वो उसके अंदर कलेक्ट हो सकता है, क्योंकि थोड़ा बहुत जो यूरिन होता है वो उसके अंदर आगे यूरिथ्रा के अंदर पहुंचा दिया गया है, पूरी तरह से अभी बाहर नहीं निकला है, क्योंकि अभी तक इसके अंदर इंटरनल स्फिंक्टर ही खुला है। ठीक है, जो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं होता वो ऑटोमेटिकली खुल जाता है, वो यूरिन होता है वो यूरिथ्रा के अंदर आ जाता है। बट जो मैंने बताया था, जो वॉल के अंदर मैंने बताया था कि एक और जो वॉल होता है, जो एक्सटर्नल जो वॉल होता है वो हमारे कंट्रोल के अंदर होता है, वो जब हम बाथरूम के अंदर जाएंगे तब हमारे हिसाब से हम उसको ओपन करेंगे तो यूरिन होता है वो बाहर जा सकता है। ठीक है, पर अभी तक क्या हुआ है, स्पाइनल नर्व्स के द्वारा जो 600 ml उसके अंदर ब्लैडर के अंदर यूरिन भर गया, तब उसके अंदर स्टिमुलेट गया कि अभी भाई साहब वॉल को खोल दीजिए, वरना मैं उसके अंदर ऑटोमेटिकली भरना, बहुत ज्यादा प्रेशर उसके अंदर फील हो रहा है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये जो स्फिंक्टर ओपन हो जाता है। अब ये स्फिंक्टर ओपन कैसे होगा, ब्लैडर होगा वो कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, ब्लैडर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, और ब्लैडर के अंदर से प्रेशर होगा, तो प्रेशर लगने की वजह से वो खुल जाएगा। ठीक है,
और खुलने के लिए प्रेशर वो S1 स्पाइनल नर्व सैक्रम की 1 और 2 और 3 मतलब सैक्रम की जो 3 स्पाइनल नर्व्स होती है वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो ब्रेन को स्टिमुलेट करने के लिए जो थोरेसिक लंबर वर्टिब्रा L1 L2 वाली जो नर्व्स होती है, जो L1 से मतलब लंबर वर्टिब्रा की फर्स्ट और जो सेकंड स्पाइनल नर्व्स होती है वो स्टिमुलेट लेके जाती है। बट वापस उसके अंदर ब्लैडर के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन, तो सैक्रम की 1, 2 और सैक्रम की जो 3 जो नर्व्स होती है वो उस यूरिथ्रल जो इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर होगा उसको ओपन करेगी, तो थोड़ा बहुत यूरिन होगा वो इस यूरिथ्रा के अंदर आ जाएगा, ठीक है। बट एट लास्ट जो एक्सटर्नल यूरिथ्रल, ठीक है, जो एक्सटर्नल जो स्फिंक्टर होता है मतलब लास्ट वन जो एक्सटर्नल जो स्फिंक्टर होता है वो किसके कंट्रोल के अंदर, हमारे कंट्रोल के अंदर होता है, ठीक है। तो जब वो स्फिंक्टर ओपन बाय द वॉलंटरी डिजायर, जब हमारी जरूरत ज्यादा बढ़ गई है तो हम उसके अंदर जो उसको ओपन करेंगे और वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है, बाय द पुडेंटल नर्व, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि यूरिनेशन होता है वो हमारे कंट्रोल के अंदर किसके द्वारा होता है, बाय द पुडेंटल नर्व। पुडेंटल नर्व के द्वारा स्टिमुलेट जाएगा और पुडेंटल नर्व के द्वारा जो इंटरनल के अलावा जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर होगा वो खुल जाएगा, तो खुल जाएगा जो यूरिन होता है वो बाहर जा सकता है, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन बनता है कि इस नर्व के अंदर कुछ प्रॉब्लम होती है, तो छोटे बच्चों के अंदर ये जो स्फिंक्टर होता है वो अच्छी तरह से काम नहीं करता, तो छोटे बच्चों के अंदर यूरिन होता है वो पैंट के अंदर ही आ जाता है, ठीक है। पर किसी किसी बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि वो बड़ा हो जाता है फिर भी ये नर्व होती है वो उसके अंदर डेवलप नहीं हो पाती है, तो बड़ा होने के बाद में भी वो अंदर कर लेता है, ठीक है। तो इसका मैच्योरेशन होता है वो जरूरी रहता है। तो ये रहेगा अबाउट द प्रोसेस ऑफ द मैच्योरेशन। ओके, द नेक्स्ट यूरिनरी सिस्टम का जो लास्ट जो फिजियोलॉजिकल जो पार्ट रहेगा अबाउट द यूरिन, ठीक है। जो यूरिनरी सिस्टम हम पढ़ रहे थे तो उसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल जो यूरिन होता है तो उसका जो कंपोजिशन, उसका जो क्राइटेरिया क्या रहता है, तो उससे रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यूरिन एज अ वेस्ट लिक्विड प्रोडक्ट formed by the cellular metabolism and excreted by the body, ठीक है। मतलब एक टाइप का जो लिक्विड वेस्ट मटेरियल होता है जो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्यूलर जो मेटाबॉलिज्म होता है मतलब जो सेल्स मेटाबॉलिज्म वगैरह होता है तो उसके द्वारा वेस्ट मटेरियल जो बनता है, ठीक है, और वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट मतलब हमारी बॉडी से बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो उसको हम यूरिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसका जो कलर रहेगा तो यूरिन का कलर आपने देखा होगा कि हल्का जो ऐसे फेडेड जो पीला रंग का मतलब होता है, ठीक है। मतलब जो फेड जो पीले रंग का उसके अंदर अपीयरेंस होता है, ठीक है। द पीयर अंबर पेल कलर उसका अपीयरेंस रहता है ड्यू टू द यूरोबिलिनोजन, ठीक है। मतलब यूरो जो बाई प्रोडक्ट होता है तो बिलिरुबिन होने की वजह से उसके अंदर उसका जो कलर होगा वो पीले रंग का उसके अंदर अपीयरेंस रहता है, ठीक है। तो पीले रंग का उसके अंदर होने का रीजन क्या रहेगा, द यूरोबिलिनोजन नाम का जो प्रोडक्ट होगा तो इसकी वजह से वो इसका कलर होगा वो पीले रंग का दिखता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन द स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब रहेगा कि उसके अंदर जो कंटेंट होता है मतलब उसका जो सॉल्यूशन होता है वो पतला होता है या फिर जो गाढ़ा होता है, ठीक है। मतलब जो शहद होता है, अभी आप देखिए कि एक आप पानी को ऐसे नीचे गिरा रहे हैं, ठीक है, और एक हनी होता है मतलब उस हनी को आप नीचे गिरा रहे हैं, तो पहले कौन गिरेगा, डेफिनेटली जो वाटर होगा वो पहले गिरेगा, तो उसके अंदर जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो उसकी बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जितनी कम होगी तो पानी होगा वो ज्यादा नीचे गिरेगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो ग्रेविटी होती है वो हनी की बहुत कम होती है, तो हनी होता है वो धीरे धीरे नीचे गिरता है, ठीक है। तो सेम जो ग्रेविटी होगी वो इस यूरिन की कितनी होगी 1.016 टू 1.025, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे 4th ईयर तक 3rd ईयर तक आपको काम आएगा कि यूरिन का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो उसके अंदर कंसंट्रेशन कितना रहेगा, तो 1.016 टू द 1.025, ठीक है। द नेक्स्ट द वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम का मतलब रहेगा कि कितना जो यूरिन होता है वो हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो पर डे के हिसाब से
1.5 लीटर या फिर जो 1500 ml के अंदर यदि क्वेश्चन आता है तो 1500 ml रहता है, और लीटर के अंदर यदि बोलो तो 1.5 लीटर यूरिन पर डे के हिसाब से बनता है। ठीक है, उसका जो पीएच होगा वो 4 to 6 रहेगा। एसिडिक मतलब जो हमारा यूरिन होता है वो एसिड टाइप का होता है। ठीक है, उसकी जो ऑर्डर मतलब उसकी जो बदबू होगी मतलब उसका जो स्मेल होगा वो एरोमेटिक मतलब अमोनिया की वजह से जो अमोनिया के टाइप का एरोमेटिक टाइप का उसके अंदर स्मेल उसका बदबू रहता है। ठीक है, देन नेक्स्ट वन द कंपोजिशन। ठीक है, मतलब कंपोजिशन का मतलब यूरिन के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, तो उसके अंदर ज्यादातर लिक्विड होता है, तो लिक्विड वो वाटर होगा वो 96% उसके अंदर यूरिन होता है जो वाटर का बना हुआ होता है। देन नेक्स्ट उसके बाद में यूरिया, ठीक है, जो 2% यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ठीक है, अमोनिया, ठीक है, और उसके अंदर फास्फोरस, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सल्फेट, पोटेशियम और बिलिनोजन और हार्मोन्स, मेटाबोलाइट्स वगैरह वो उसके अंदर इतने पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर ये टोटल मिलके 4% का क्राइटेरिया होता है वो बनाते हैं, तो टोटल 100% यूरिन का फॉर्मेशन उसके अंदर होता है। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा परसेंटेज बना के 4% बनाते हैं और 96% होता है वो वाटर होता है, तो टोटल 100% का यूरिन होता है वो सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो ये रहेगा अबाउट द यूरिन का क्राइटेरिया इसके अंदर रहेगा। ठीक है, तो नॉर्मल में तो मैकेनिज्म आपको उसके अंदर ध्यान में रखना है, डिटेल के अंदर आप उसके अंदर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर इससे यूरिन के टेस्ट से रिलेटेड आपको बताया गया है। ठीक है, नॉर्मल क्राइटेरिया आप इसके अंदर पूछा जाए तो आपको पहले ये लिख सकते हो। ठीक है, तो ये इसी के साथ में हमारा जो यूरिनरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप डिस्कशन मेरे साथ में कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।